हेलो, दिस वीडियो इज़ फॉर BSc सेकेंड ईयर, जिसमें हम पेपर 1 का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये सबसे पहला चैप्टर है BSc सेकेंड ईयर का। और जैसे कि हमको पता है जो भी सिलेबस रहता है वो कंटिन्यूस रहता है। तो BSc फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस कर चुका है ये एल्गी के बारे में, बैक्टीरिया, वायरस, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में ये डिटेल स्टडी कर लिया है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर में एंजियोस्पर्म के बारे में। तो जो एंजियोस्पर्म रहते हैं, ये एंजियोस्पर्म एक प्लांट रहते हैं। वो ऐसे प्लांट रहते हैं जो कि क्या रहते हैं, आपके फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, या जो इनका सीड रहता है ये कवर्ड रहता है। तो ये जो एंजियोस्पर्म रहते हैं, जिम्नोस्पर्म रहते हैं, इसमें उनके सीड कवर के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो जो जिम्नोस्पर्म के सीड्स रहते हैं वो नेकेड रहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे वीडियो में हमको यही डिस्कस करना है कि जो एंजियोस्पर्म में प्लांट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में रहते हैं। उनकी जो वैरायटी रहती है मल्टीपल टाइप्स की होती है, मतलब इन लैक्स रहते हैं। तो हमको पता है, इन जनरल इंट्रोडक्शन हमको पता है कि जो हमारा प्रकृति है, ये जो इन्वायरमेंट है, उसमें लाखों टाइप के क्या है, पेड़ पौधे प्रेजेंट है, और जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, यानी जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो उस और पहले के टाइम में लोगों को पौधों के बारे में नॉलेज था, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी कि कौन से पौधे किसके अंदर आते हैं, ये कौन से पौधे का क्या यूज़ है। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन का माइंड ब्रेन डेवलप होते गया, फिर धीरे धीरे उनको नॉलेज होते गया कि मेडिसिनल प्लांट अलग होते हैं, फूड प्लांट अलग होते हैं, कौन से प्लांट्स जो रहते हैं वो टॉक्सिक रहते हैं, ये कौन से प्लांट क्या में यूज़ होते हैं। तो उसी बेसिस पे धीरे धीरे स्टडी करके प्लांट्स को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो उसी क्लासिफिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं, जो मेन वो है जो क्लासीफाई किया गया है, क्लासीफाई करके एक अलग से क्या बनाया गया है, आपका एक टैक्सोनॉमी बनाया गया है, मतलब उसको अरेंज किया गया है। तो वही जो स्टडी है जिसमें हम प्लांट्स को लॉफुल अरेंजमेंट करते हैं, या मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, उससे यूज़ के अकॉर्डिंग, उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जिसको अरेंज, जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है, अब उसी के बारे में कंटिन्यूस हमको पढ़ना है, एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि एम क्या है टैक्सोनॉमिक का स्टडी करने के बारे में। मतलब अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है इसका, मेनली ये हमारा एम क्या है। तो सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य है कि हम बोले जैसे कि लाखों टाइप के प्लांट्स जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो और उसमें सभी में क्या है, डाइवर्सिटी, सब में विविधता है बोलते हैं जिसको। तो हमको सभी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, सबका क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी, सबको नॉमेनक्लेचर हमको पता होना चाहिए, नामकरण होना ज़रूरी है। तो इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका ये उद्देश्य रहता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरा, कौन कौन से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, पादप जात जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना हमको, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा रहता है हमको ऐसा मेथड पता होना चाहिए, सुविधाजनक मेथड पता होना चाहिए, जिससे हम कोई भी प्लांट को ईजिली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, प्लस उस प्लांट के बारे में हम बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें कम्युनिकेशन कर सके। तो ये टैक्सोनॉमिक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य बोलेंगे टू गिव वे ऑफ यूनिवर्सल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जैसे हमने बोला है कि यूनिवर्सली जो रहता है इन्वायरमेंट, वर्ल्ड में पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब करोड़ टाइप के, मोर देन लैख टाइप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट रहता है, जिसमें डाइवर्सिटीज़ रहती है। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स के प्लांट है। तो यूनिवर्सल, ये क्या है, जो टैक्सोनॉमी में यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बनाया गया है, ताकि वर्ल्ड में कहीं भी कोई सा भी यूनिवर्स में कोई भी प्लांट मिले, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी हम उस प्लांट को क्लासिफिकेशन स्टडी में हम उसको उस क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी के अंदर रख सके, और हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा प्लांट कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। फिर उसके बाद रहता है आपका इसकी फाइलोजेनी के बारे में स्टडी करना। टैक्सोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं किसी भी प्लांट का विकासात्मक इतिहास पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री की, प्लांट कहाँ से डेवलप हुआ, कौन से एनवायरनमेंट से डेवलप हुआ, पहले ये कहाँ रहता था प्लांट, इसका लिविंग कैरेक्टर कैसा है, या जो भी इसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ें, विकास ये कहाँ से डेवलप होते जा रहा है वो स्टडी करें, टैक्सोनॉमी का एम होगा। फिर लास्ट रहता है कि टैक्सोनॉमी का मेन जो एम रहता है कि हम जो भी प्लांट आइडेंटिफाई किए, नया प्लांट आइडेंटिफाई किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो हम उसका बॉटनिकल नेम जान सकें, साथ ही उसका लैटिन नेम जान सकें, साथ ही कॉमन, मतलब हम कॉमनली नेम तो सबके सभी जानते हैं, लेकिन जो मेन स्टडी होता है, जो मेनली हम बॉटनी पढ़ते हैं, तो प्लांट के हम उसको बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम से जाना जाता है।
तो ये आपका टैक्सोनॉमी का मेन स्टडी होगा, या मेन एम होगा, या मेन उद्देश्य होगा जिस बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म स्टडी करते हैं, या उसका उद्देश्य यही रहता है। तो हमको पता है कि सिर्फ एक ही कोई साइंटिस्ट ने तो स्टडी नहीं किया होगा, मल्टीपल टाइप्स के या मैनी टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट ने सभी प्लांट के बारे में स्टडी किया, सब ने अपने अपने मत दिए, सब ने अपने अपने थ्योरीज दिए। कि किसी को लगता था, सभी साइंटिस्ट ने, कि सबका नाम अलग अलग है, किसी ने कोई स्टडी दिया, किसी ने कोई स्टडी दिया। तो उसी के ही बारे में अब आपको ब्रीफ हिस्ट्री में आपको एक बार देखना है। तो इन ब्रीफ हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है आपका एंशिएंट पीरियड में, फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया है मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, तो एंशिएंट पीरियड में मतलब प्राचीन काल में जो प्लांट होते थे, उसका जो एरिस्टोल थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एरिस्टोल, उन्होंने बताया था, और उन्होंने भी इस प्लांट को उन्होंने कैसे डिवाइड किया, तो उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। मतलब उन्होंने सबसे पहले प्लांट को, एरिस्टोल ने, जो हर्ब्स हैं, फिर दूसरा है आपका शर्ब्स, है ना, और ट्री में उन्होंने डिवाइड कर दिया गया था। किसने डिवाइड किया था? जो साइंटिस्ट है एरिस्टोल ने डिवाइड किया था सबसे पहले। तो ये एंशिएंट प्राचीन काल का बात है। फिर इसके बाद है थियोप्रेटस ने डिवाइड किया था, उसके थियोप्रेटस एरिस्टोल ने इसको डिवाइड किया था, मतलब दोनों ने एक ही स्टडी किया था, उसी के बारे में बताया था कि हर्ब शर्ब और ट्री के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था। फिर इसके बाद इसी कारण क्या है, फादर ऑफ बॉटनी सी को ही बोला जाता है, थियोफ्रेटस को ही फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। एरिस्टोल ने भी दिया था, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो आपके हैं, मतलब इसके जो जनक हैं फादर ऑफ बॉटनी, वो आपके होते हैं जिनका नाम है, जो साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने इसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए, फिर और स्टडी होते गया, तो और स्टडीज़ में फिर और डिवाइड किया गया। फिर उसमें पता चला इसको सेंट्रीपेटल में, सेंट्रीफ्यूगल में, फिर धीरे धीरे जो सिर्फ एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, गैमोपेटल कैसे जुड़े हुए हैं उसका नाम दे दिया गैमोपेटलस, जो नहीं जुड़े हुए हैं उसको पॉलीपेटलस, ऐसे करके धीरे धीरे स्टडी करके नाम देता गया। ये सब स्टडी फिर थियोफ्रास्टस ने ही किया था, थियोफ्रेटस ने ही सब स्टडी करके ये डिटेल में बताया था। फिर इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने और नाम देते गए, जैसे कि बताया। तो उसके बारे में आप लोग को साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, 4-5 का नाम याद कर लेंगे तो बहुत है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं, प्लीनी ने दिया था 23 to 79 AD में इन्होंने दिया था। गम और स्पाइसेस मतलब गोंद और मसाले वाले जितने भी प्लांट रहते हैं उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था और उसके बारे में बताया था कि ये कितने रहते हैं, 17 खंडों में डिवाइडेड रहते हैं। प्लीनी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 23 to 70 मतलब 23 AD से लेके 79 AD तक इसके बारे में स्टडी करके इसका डिटेल स्टडी बताया था कि इसमें टोटल, उन्होंने डिटेल में बताया था कि इसमें टोटल 17 वॉल्यूम्स होते हैं, और उसमें से बताया था कि जिसमें से जो 3 खंड होते हैं या 3 वॉल्यूम्स रहते हैं वो औषधि मतलब मेडिसिनल प्लांट के रहते हैं। ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने देते गए थे अपने डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से, उनको जैसे जैसे स्टडी रहा। तो 1-2 साइंटिस्ट का नाम लिख के उन्होंने क्या स्टडी किया ये बताना है आपको। फिर इसके बाद आता है एक साइंटिस्ट आए जॉन रे। ठीक है, जॉन रे ने बताया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जॉन रे एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जॉन रे। उन्होंने 1628 to 1705 में स्टडी किया था। वो एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के बारे में मतलब मॉडर्न बॉटनी के बारे में अपना मत दिया था या अपनी राय दी थी। और उन्होंने क्या किया था कि ये जो उसको प्लांट का क्लासिफिकेशन है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था एक मोनोकोटिलेडन्स, दूसरा था डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, तो उसके स्वभाव के आधार पर या उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसको मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स पे डिवाइड कर दिया गया था। उसी के हिसाब से फिर इसको डिवाइड किया गया। आप जैसे इसमें देख सकते हैं प्लांट्स को उन्होंने ही डिवाइड किया था 2 में, एक था हर्बी, दूसरा था अर्बोरी। ठीक है, तो हर्बी मतलब क्या होता है, ऐसे हर्ब प्लांट आ जाएंगे। ठीक है, तो हर्ब प्लांट्स में भी आ जाएंगे, ऐसे 2 प्लांट्स आ जाएंगे हर्ब प्लांट में। सब देख सकते हैं इसमें कि हर्ब प्लांट से पहला आ जाएगा आपका इम्परफेक्टी आ जाएगा और परफेक्टी। तो इम्परफेक्टी मतलब क्या हो जाता है, ऐसे प्लांट जो फ्लावरलेस रहते हैं।
जो जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, फ्लावरलेस प्लांट को इन्होंने बोल दिया इम्परफेक्टी, और जिसमें फ्लावरिंग होता है उस प्लांट को उन्होंने बोल दिया फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इन्होंने इस पर डिवाइड किया। फिर उन्होंने डिवाइड किया अर्बोरी में, तो अर्बोरी में उन्होंने इसको डिवाइड किया मोनोकॉटलेडेंस में डिवाइड किया और डाइकॉटलेडेंस में डिवाइड किया। तो हमको पता है जिसका कॉटलेडन, ठीक है, जिसका बीज पत्र जिसको बोलते हैं, जिसमें एक प्रेजेंट हो, एक कॉटलेडन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलेडेंस, है ना, और जिसमें दो प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं डाइकॉटलेडेंस। तो इस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया। और ये जो रहता है परफेक्टली, मतलब जिसमें फ्लावरिंग हो रहा है, तो फ्लावरिंग वाले को भी इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया मोनोकॉटलेडेंस में और डाइकॉटलेडेंस में। तो ये एक पहला डिवीज़न हुआ, जो डिवीज़न हुआ था आपका एंशिएंट पीरियड में। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो डिवीज़न आ जाएगा वो था मॉडर्न पीरियड में, जो हो रहा था आपका डिवीज़न सेकेंड आ जाएगा आपका मॉडर्न पीरियड में। तो मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले आपका कैरोलस लिनेस ने इसके बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टडी हुआ था मॉडर्न पीरियड में, इसको किया था आपका कैरोलस लिनियस ने किया था 1707 टू 1788। ऐसे ही आपको सभी साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो वो क्या थे, वो भी एक क्या थे आपके फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी को कहा जाता है, कैरोलस को फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, है ना, और थियोक्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी इनको कहा जाता है। फिर इन्होंने स्टडी किया था, इस नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम इन्होंने सिस्टेमा नेचर बताया था। अब इन्होंने इसी प्लांट को और डिटेल में स्टडी करके बताया था, और डिटेल में स्टडी करके इन्होंने अपना एक अलग से क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया था। फिर इसके बाद लीनियस ने ही क्या किया था कि जो प्लांट यही थे कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, प्लांट को स्टेमेन और कार्पल में इस आधार पर उसको 24 क्लासेसों में डिवाइड किया था। इन्होंने स्टेमेन एंड कार्पल के बेसिस पे इसको 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। इन्होंने ही किया था, लिनियस ने ही किया था। फिर उसके बाद इसी के आधार पर इस बेसिस पे ही क्या हुआ आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ था। इसी को ही जो स्टेमेन और कार्पल के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था, इस बेसिस पर जिसको क्या बोलना चाहिए, स्टेमेन को हम बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं जो मेल पार्ट है, और कार्पल जो रहता है अंडोपो बोलते हैं, मतलब जो फीमेल पार्ट है। इस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था। फिर ऐसे करके और एक दो साइंटिस्ट ने आए थे, वो उसको डिवाइड करते गए। फिर उसके बाद आया, अब क्या था, जो भी स्टडी होता था, जो पहले साइंटिस्ट कर लिए स्टडी, उस बेसिस पे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे या जो भी स्टडी करते थे, तो उनको बेस लेके, उसका बेसिस लेके स्टडी किया जाता था। तो एक के बाद एक स्टडीज़ आ गया, इसलिए जो सन जो इसमें लिखा जाता है या ईयर जो लिखा जाता है उसका, या जिसको अरेंज किया जाता है, उसी बेसिस पे किया जाता है। मान लो इससे पहले जो साइंटिस्ट ने किया था, इससे पहले ईयर को मेंशन किया। फिर इसके बाद आ गया आपका बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने इन्होंने क्या किया था, इन 1800 टू 1884 में इन्होंने स्टडी किया था, और इन्होंने क्या किया था, जो जेनेरा प्लांटेरम को डिवाइड किया था, मतलब जो पूरे प्लांट है उसको डिवाइड किया गया था, पूरा क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। और यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मानने वाला जो रहता है ये क्लासिफिकेशन रहता है। तो इन्होंने इसमें क्या किया था, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसको 97,205 प्रजातियों में डिवाइड किया था, साथ ही साथ 202 गुणों में इसको डिवाइड किया गया था। और उसके बाद इन्होंने मेनली उसको दो टाइप में सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया, दूसरा है आपका फेनेरोगेमिया। बेंथम एंड हुकर ने ही डिवाइड किया था। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी अपना स्टडी दिया। अगस्त इलेचर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण में इन्होंने और अपने बारे में स्टडी और अपने तरफ से स्टडी करके इसको नया और इसमें मत दिए थे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में इन्होंने बताया था। फिर आया हुचिन्सन हुचिन्सन के बाद फिर आ गए आपके तख्ताजन ने भी स्टडी किया बहुत सारे, मतलब यही जो ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने, उसी में उसमें और क्या कर रहे थे, लोग ऐड करते जा रहे थे और नए नए कैरेक्टर या नए संशोधन करते जा रहे थे उसी चीज़ में। अब इसके बाद यही डिटेल में जो है मॉडर्न ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके बाद आ गया आपका इसी के अंदर मॉडर्न ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को टरिल नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था, TURIL
RIL टेरिल ने दिया था, जो 1938 में दिया था इन्होंने। और इसमें क्या था, सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया था इसको अल्फ़ा और डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, सेकेंड इज़ बीटा टैक्सोनॉमी, और इसको हम कह सकते हैं मैक्रो टैक्सोनॉमी। फिर आता है आपका गैमा टैक्सोनॉमी, फिर आता है आपका ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने इसमें बताया था जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, यह इसको ऐसे बताया था जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर जो प्लांट है उसको डिवाइड किया गया था, तो ये अल्फ़ा टैक्सोनॉमी आ जाएगा। दूसरा है आपका बीटा टैक्सोनॉमी। तो बीटा टैक्सोनॉमी में आ जाएगा जिसमें पादप प्रजातियों का टैक्सा को और कैटेगराइज करके व्यवस्थित किया गया था। मतलब ऐसा जो पहले तो क्या कर दिया था कि मॉर्फोलॉजी के करैक्टर पे, दूसरा में क्या किया था जिसमें पादप प्रजातियों का उच्च टैक्सा या कैटेगरी में व्यवस्थित किया गया था सेकंड में। फिर थर्ड है आपका गैमो टैक्सोनॉमी। तो गैमो टैक्सोनॉमी में आपको बताया गया था गैमा टैक्सोनॉमी। तो गैमा टैक्सोनॉमी में बताया गया था ये वह शाखा है जिसमें क्या रहता है, इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन या फाइलोजेनेटिक ट्रेंड के अध्ययन उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था या उसको बनाया गया था। मतलब क्या इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, अंतः प्रजातियाँ, मतलब दो अलग अलग टाइप अंतः प्रजातियाँ वाले प्लांट को करके उसके पॉपुलेशन के प्लांट को और उसका फाइलोजेनेटिक ट्रेंड देख के, मतलब उसका इतिहास देख के, उसका बैकग्राउंड देख के कि कैसे डेवलप हुआ है, ये कैसे बढ़ा, उस आधार पे इसमें प्लांट को डिवाइड किया गया। फिर आता है आपका ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी में ये देखा गया जिसके अंतर्गत आता है इसका जेनेरिक लेवल, इसका वंश स्तर पर प्लांट को डिवाइड किया गया, साथ ही साथ इसका साइटोजेनेटिक लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल, मतलब सभी टाइप के इसके करैक्टर देख के ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर प्लांट को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये एक टाइप के क्या हैं आपके क्या बोले चाहिए टेक्निक है बोल सकते हैं, या एक टाइप के टर्म्स है, इस बेसिस पे प्लांट को यूज़ करके डिफ्रेंशिएट किया गया। ये 4 टाइप के होते हैं, ब्रांचेस है ये उसके, है ना। तो ये 4 टाइप के सिर्फ ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं हैं टैक्सोनॉमी के। अब इसके बाद आ जाएगा आपका मेनली जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है ना। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आपका आ जाएगा, जैसे कि बोले अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट ने टाइम टू टाइम अलग अलग अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन देते गए, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को, जो टैक्सोनॉमी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम, तीसरा है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। मतलब हम क्लासीफाई करेंगे तो इस बेसिस पे करेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें उसके कुछ मुख्य लक्षणों को देख के, कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टर को देख के प्लांट को वर्गीकरण या उसका क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन इसमें ये भी होता है, इसमें एक डिमेरिट है कि इसमें क्या है, कुछ ऐसे लक्षण भी मिल जाते हैं जो इंटर रिलेशनशिप भी शो करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि उसके बाहरी करैक्टर को देख के हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसके अंतर मतलब उसके इनर करैक्टर को इग्नोर करना पड़ता है आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। तो जैसे कि मान लीजिए कि ट्री बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि अलग अलग उसके वैरायटी के, कोई प्लांट ट्री में, मतलब कोई एग्जांपल कोई ट्री में आ रहा है और कोई श्रब में आ रहा है, उसका फिजियोलॉजी शो कर रहा है एक जैसा, लेकिन क्या है प्लांट जो वो है एक ट्री में आ रहा है और एक हर्ब के अंदर आ रहा है, तो दोनों डिफरेंस है। तो उसके कोई अगर एफिनिटीज़ मिल गया, उसमें कोई करैक्टर मिल गया, तो उस बेसिस पे उसको आर्टिफिशियल सिस्टम पे डाल देता है। तो ये एक टाइप का उसका डिमेरिट हो गया, ये एक टाइप का उसका दोष हो गया। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम में आपका रहेगा, इसमें क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस के बेसिस पे, मतलब क्या है इसके स्ट्रक्चर को देख के इसको ये इसमें डिवाइड किया जाता है। मतलब ये आपका इसी के ही जैसे हो जाएगा, आर्टिफिशियल के प्रकार का ही होता है, इसको नेचुरल एफिनिटी कहते हैं। बस बाहर का स्ट्रक्चर देख के इसमें उसको प्लांट को डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन ये क्या है, एक टाइप का जटिलता या क्या बोलना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐसे टाइप का नेचुरल सिस्टम, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर दे, क्योंकि इनर कैरेक्टर नहीं देखेंगे तो हम उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्लांट किसके अंदर आ रहा है।
फिर है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ये होता है कि उसकी उत्पत्ति, प्लांट की ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब विकासात्मक इतिहास देख के उस प्लांट को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसमें फिर क्या बोलना चाहिए, इस आधार पर उसका कनेक्टिंग लिंक पे देखा जाता है कि जो पुराने प्लांट है उससे कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, कोई पुराने प्लांट जो फॉसिल हो चुके हैं उनसे कोई इसका रिलेशन है क्या, उस आधार पर देख के इसको डिवाइड किया जाता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। अब मेनली हम जैसे कि बोल रहे थे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज़्यादा माना गया है, तो उसी बेसिस पे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के सिस्टम बेसिस पे इसको प्लांट को, जो अब हम पढ़ रहे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं मेनली, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो बोले जो सीड प्लांट होते हैं हम मेनली बोले उसी को ही हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को या इसको बोलते हैं फेनेरोग्राम्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका रहता है डाइकोटिलेडन रहता है, जिम्नोस्पर्मी रहता है और मोनोकोटिलेडन रहता है। डाइकोटिलेडन हम पहले बता चुके, फर्स्ट ईयर में पढ़े कि डाइकोटिलेडन ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या रहता है, जो डाइकोट रहता है वो क्या रहता है, 2 रहता है, और मोनोकोट रहता है जिसमें डाइकोट रहता है, सिंगल रहता है। ठीक है, तो और उन दोनों के बीच में आता है आपका जिम्नोस्पर्मी, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। डाइकोट और मोनोकोट का हम डिफ्रेंशिएट करने बताया, तो उसके रूट के बेसिस पर, उसके लीफ के बेसिस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डाइकोट प्लांट के वो बताए थे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लीफ के बेसिस पे अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डाइकोट प्लांट के जो लीफ रहते हैं उसमें जो वेनेशन होता है ज़्यादातर कैसा रहता है, ये मान लीजिए आपका एक लीफ है इसमें जो वेनेशन रहता है ये कैसे रहेगा, रेटिकुलेट रहेगा। मोनोकोट जो प्लांट रहेगा उसका जो लीफ रहता है उसमें जो वेनेशन रहता है ज़्यादातर कैसे रहता है, पैरेलल रहता है। तो लीफ के बेसिस पे, रूट के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फिर डाइकोट जो प्लांट रहते हैं एडवांस प्लांट रहते हैं। डाइकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर आपका आ जाएगा, उसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो पेटल आ जाएगा, पॉलीपेटलाई आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको इसको और डिफरेंशिएट किया गया गैमोपेटलाई में, फिर उसको किया गया मोनोक्लेमेंटाई में। ठीक है, तो पॉलीपेटलाई मतलब हमको पता है, समझ में आ गया है कि इसमें बहुत सारे पेटल्स वाले प्लांट जो थे उसको डाला गया पॉलीपेटलाई में। दूसरा है गैमोपेटलाई में ऐसे प्लांट को डाला गया जिसके जो पेटल्स रहते थे फ्यूज रहते थे। फिर मोनोक्लेमेंटाई में ये डाला गया कि ये प्लांट जो रहते हैं इनकम्प्लीट रहते हैं। इसके बारे में और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जिम्नोस्पर्मी में जो पूरा फर्स्ट टाइम जो दिया है, जो नीटेल्स प्लांट रहते हैं, साइकेडेल्स रहते हैं, कोनिफेरल्स रहते हैं, ये दोनों का कैरेक्टर, मोनोक और डाइकोट दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए क्या है इसको बीच में रखा गया है और ये पूरे प्लांट क्या है जिम्नोस्पर्मी के अंदर आते हैं। फिर आपका आता है मोनोकोटिलेडन प्लांट आते हैं, तो मोनोकोटिलेडनी प्लांट के अंदर आपका आ जाएगा, जितने एग्जाम्पल रहेंगे ये रहेंगे माइक्रोस्पर्मी प्लांट, एपिगेनी प्लांट, कोरोनरी प्लांट। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ये कैलिसिनी प्लांट। फिर आपका आ जाएगा न्यूडीफ्लोरी प्लांट। फिर आपका आ जाएगा एपोकार्पी प्लांट एंड द लास्ट वन इज ब्लूमेसी प्लांट। तो ये सब इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है और इसी को ही पूरा को आपको डिटेल में इस चैप्टर में एक एक इसी के बारे में पॉइंट बताना है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स में आपका इसका पॉइंट बता दे रही हूँ, सिंपल। तो अब जैसे कि बता दिए डाइकोटिलेडन प्लांट कैसे रहता है, इसका जड़ कैसे रहता है, मूसला जड़ रहता है। पत्तियाँ क्या बता दिए, रेटिकुलेट वेनेशन रहता है। वो बता दिए कि बीज पत्री कैसे रहती है, इसमें जो 2 रहता है और इसकी जो लीफ पेटल्स की संख्या इसमें कैसे रहती है, 5 में अरेंज रहता है। ठीक है, और इसमें फिर इसके अंदर और एग्जांपल दे दिया जो पॉलीपेटल्स, जिसमें क्या रहते हैं, पेटल्स रहते हैं, सेपल्स रहते हैं और वो कैसे रहते हैं, फ्री रहते हैं इसमें, ये पॉलीपेटलाई में। अब इसके बाद और इसको डिवाइड कर दिया गया, उसको आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। पॉलीपेटलाई के अंदर में पूरा उसको डिवाइड किया गया है। तो पॉलीपेटलाई के अंदर आपका आ जाएगा थैलेमीफ्लोरी आ जाएगा, डिस्कीफ्लोरी आ जाएगा और आपका आ जाएगा कैलेक्सीफ्लोरी आ जाएगा। इसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर आपका आ जाएगा आपका ये गैमोपेटलाई आ जाएगा। तो गैमोपेटलाई के अंदर आपका आ जाएगा जो सेकंड वन है आपका गैमोपेटलाई। तो गैमोपेटलाई के आपका अंदर आ जाएगा जैसे कि बोले जिसका जो सेपल रहता है वो फ्यूज रहता है, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका इन्फेरी आ जाएगा और आ जाएगा हेट्रोमेरी आ जाएगा, बाइकार्पलेट आ जाएगा। तो ये गैमो का मतलब हो जाता है संयुक्त वाले रहते हैं, इसमें एपीपेटलस रहता है, एपोकार्पस रहता है, सिनकार्पस रहते हैं, सब गैमो के अंदर आ जाएगा। फिर आपका मोनो के कैरेक्टर में देखेंगे
मोनोक्लेमेंट डाई आ जाएगा। तो मोनोक्लेमेंट डाई को बोले हम लोग जैसे कि इनकम्प्लीट रहता है, तो इसका मतलब क्या रहता है, इसमें क्या रहते हैं, ये पेरियंथ युक्त रहते हैं, टेपल्स रहते हैं और सेप्लॉइड इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसका जो फ्लावर रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है जैसे कि मैंने बताया। और इसके अंदर टोटल 36 फैमिलीज़ रखा गया है, 8 सीरीज़ और टोटल 36 फैमिलीज़ रखे गए हैं। इसको आपको नाम याद करना है पूरे। तो 8 सीरीज़ बोले तो 8 सीरीज़ के अंदर आपका आ जाएगा नाम, ये इसमें पहला आ जाएगा आपका ये क्रेवेम्ब्रिया आ जाएगा। सेकंड है मल्टी ओविलेटेड आ जाएगा। थर्ड वन इज आ जाएगा मल्टी ओविलेटेड टेरेस्ट्रेस आ जाएगा। फोर्थ है माइक्रोरेम्बी आ जाएगा। फिफ्थ वन इज डेफेनेल्स आ जाएगा। सिक्स्थ आ जाएगा एक्लेमेंडोस्पोरी आ जाएगा। और सेवन्थ है यूनिसेक्सुअल्स। 8 वन इज ऑर्डिनस एनिमलिस। तो इस बेसिस पे इसके अंदर आपके 36 टोटल फैमिलीज आ जाएंगे, तो उसका आपको नाम याद करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं हम पूरे के पूरे नाम याद रखें, आपको मेनली यही याद रखना, उसके अंदर 2-3 नाम लिख दीजिए सफिशिएंट है। उसके बाद आ जाएगा आपका ये जो मोनोकॉटिलिडन्स बोले, मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर इसको 7 में डिवाइड किया गया है। तो मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर टोटल क्या बोले 7 सीरीज़ होते हैं, जो 7 सीरीज़ का नाम लिखे, और उस 7 सीरीज़ टोटल 34 फैमिलीज़ में डिवाइडेड रहता है। ये आपको जो मोनोकॉटिलिडन्स है ये डिवाइडेड रहेगा 34 फैमिलीज़ में। तो आपको इसी के ही बारे में पूरा ये स्टडी करना है, 2-2, 3-3 पॉइंट्स आपके बारे में इसमें लिखना है आपको। तो आपका क्या है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का अगर आप मेरिट्स बोलेंगे तो इसमें क्या क्या मेरिट्स है, मतलब गुड क्या है और डिमेरिट्स क्या है, ये देखना है। तो मेरिट्स देखेंगे तो इसमें क्या है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है, स्पीसीज़ का जितने भी स्पीसीज़ है सबके बारे में इसमें डिस्कस किया है और एक एक प्लांट के बारे में डिटेल में बताया है। इसमें क्या क्या है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसको क्या कर दिया, दोनों के बीच में रख दिया है, मतलब डाइकोट मोनोकोट के बीच में रखा है, क्योंकि दोनों को क्या है थोड़ा बहुत कैरेक्टर शो करता है, तो इसमें समझने में आसानी होगा करके